कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो जैसे पूरी दुनिया ही पीछे खींचने में लग गई? तो चलिए आज अवध ओझा सर के पावरफुल विचारों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये सब होता क्यों है। अब ये जो लाइन है ना, पूरा समाज आपको नीचे गिराने की साजिश में लगा है। ये सुनने में भले ही थोड़ी हार्श लगे, पर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये कई लोगों की, शायद हम में से कईयों की असल जिंदगी का सच है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों जब कोई ऊपर उठने लगता है तो समाज उसे खींचने में लग जाता है? तो अवध ओझा सर इसे कहते हैं समाज का खेल। और ये खेल पता है कब शुरू होता है? जैसे ही कोई कुछ बड़ा करने का सोचता है, एम्बिशियस बनता है, बस चारों तरफ से ऑपोजिशन शुरू। ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक अनस्पोकन रूल है और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गेम जीतना है तो पहले गेम के रूल्स तो पता होने चाहिए, है ना? तो इस खेल में समाज कौन से दांव पेच अपनाता है? ओझा सर के मुताबिक इसके 3 मेन टैक्टिक्स हैं। पहला, आपको नीचे खींचना, मतलब हर तरह से कोशिश करना कि आप आगे बढ़ ही ना पाएं। दूसरा, आपका अपमान करना, आपकी बेइज्जती करना, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए। और तीसरा, जो कि बहुत कॉमन है, आपको किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसा देना, ताकि आपका फोकस ही हट जाए अपने गोल से। ये कोई रैंडम अटैक्स नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगर लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको निशाना बना रहे हैं, तो इसे एक नेगेटिव साइन समझने की बजाय एक पॉजिटिव साइन समझना चाहिए। सोचिए, ओझा सर क्या कमाल का एग्जाम्पल देते हैं। भगवान कृष्ण को भी उनके अपने भाई बलराम से ताने सुनने पड़ते थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर क्रिटिसिज्म हो रही है तो मतलब कुछ तो ऐसा है जो सही हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो लोगों को हजम नहीं हो रहा। अब आते हैं समाज के सबसे खतरनाक हथियार पर, और वो है चरित्र हनन, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन। ये एक ऐसी चाल है, एक ऐसा वेपन है जो किसी की सालों की बनाई इज्जत को मिनटों में मिट्टी में मिला सकता है। देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। स्क्रीन पर जो नाम है, स्मृति ईरानी, सुप्रिया त्रिपाठी और ऐसी ही न जाने कितनी सफल महिलाएं जिन्होंने अपने दम पर अपना करियर बनाया, उन्हें इसका सामना करना पड़ा है। ओझा सर यही पॉइंट आउट करते हैं कि जब समाज किसी की, खासकर एक महिला की सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो सीधा उसके कैरेक्टर पर हमला बोल देता है। ये स्लाइड हमारी सोसाइटी की मानसिकता का एक तरह से एक्सरे है। सोच कर देखिए, आप गीता का कोई श्लोक पोस्ट कीजिए, कोई अच्छी पॉजिटिव बात लिखिए, कोई शेयर नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन वहीं पर किसी के बारे में एक नेगेटिव पोस्ट डाल दीजिए, फलाने का पर्दाफाश, देखिए कैसे 500 से ज्यादा शेयर हो जाते हैं। ये दिखाता है कि नेगेटिविटी को लेकर हमारा समाज कितना ऑब्सेस्ड है, ये तेजी से फैलती है। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात, बाहर के हमलों की बात, पर असली लड़ाई तो अंदर भी चल रही होती है। और अब हम बात करेंगे अपने ही अंदर के एक बहुत बड़े जाल की, जिसे कहते हैं पाखंड। इसे समझने के लिए हम मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नॉवेल गोदान की एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी दिखाएगी कि कैसे बाहरी दिखावे का ये जाल हमें अंदर से खोखला कर देता है। तो आखिर ये पाखंड, ये हिपोक्रेसी है क्या चीज? सीधी सी बात है, बाहर से कुछ और दिखना और अंदर से कुछ और होना, अच्छा होने का बस एक नाटक करना। और ये एक इतनी कमजोर ढाल है, इतनी कमजोर दीवार है कि जरा सा धक्का लगते ही ये ढह जाती है। तो कहानी है गोदान के एक किरदार संपादक ओमकार नाथ की। अब ये ओमकार नाथ जी जो हैं, वो बहुत बड़े सिद्धांतों वाले इंसान होने का दिखावा करते हैं, ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बातें करते हैं। लेकिन कहानी में एंट्री होती है पावरफुल मिस मालती की, और वो ओमकार नाथ को शराब ऑफर करती हैं, बस यहीं पर उनके सारे सिद्धांतों का असली टेस्ट होना का। और फिर ओमकार नाथ जो कहते हैं वो कमाल का है। शराब पीने के बाद वो कहते हैं, उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्योछावर कर सकता हूँ। सोचिए, एक झटके में सारे सिद्धांत, सारे धर्म, सब कुर्बान। ये था उनके पाखंड का असली चेहरा। इससे पता चलता है कि बाहरी दिखावा कितना कितना खोखला होता है। तो इस कहानी का सबक क्या है, लेसन क्या है? सीधा और साफ, पाखंड जो है वो हमेशा पावर के सामने, शक्ति के सामने झुक जाता है। तो बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश में अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि ये दिखावा ज्यादा देर टिकने वाला है ही नहीं। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की, समाज के खेल की, चरित्र हनन की, अंदर के पाखंड की। पर अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन है अंदर की असली ताकत। यही वो अकेली चीज है, वो सच्चा डिफेंस है जो इन सारी चुनौतियों से बचा सकता है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, ये दो तरह की ताकतों का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। एक है बाहरी ताकत जो दूसरों की तारीफ से, बाहरी मोटिवेशन से मिलती है, ये आपको टेम्पररी अच्छा फील करा सकती है पर है बहुत कमजोर। और दूसरी है आंतरिक शक्ति जो अंदर से अपनी चेतना से आती है। ये असली पावर है और ये अटूट है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। और यही सबसे क्रूशियल बात है। मन को जो असली परमानेंट स्ट्रेंथ चाहिए वो कभी बाहर से नहीं मिल सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से, अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ने पर ही मिल सकती है। असली सोर्स वही है। और इसके लिए इतिहास को देखिए। बुद्ध हो, महावीर हो, संत कबीरदास या गुरु नानक देव, इन सब का समाज ने मजाक उड़ाया, लेकिन ये सब टिके रहे, हिले तक नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बाहरी नहीं थी, वो अंदर से आती थी। उन्होंने पावर का सोर्स अपने अंदर खोज लिया था। और आखिर में अवध ओझा सर का ये एक और कोटेशन जो एक और सामाजिक जाल के खिलाफ हमें सावधान करता है। वो कहते हैं, नशा विनाश का कारक है। ये आधुनिकता या बड़प्पन का प्रतीक नहीं है, ये मॉडर्न होने की निशानी नहीं है, ये तो अपनी ही अंदर की शक्ति को कमजोर करने का एक तरीका है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये उठता है कि हमारी ताकत का असली स्रोत क्या है? क्या वो बाहरी दुनिया की वैलिडेशन पर, उनकी तारीफ पर टिका है, या फिर वो हमारे अंदर से आता है? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब जिंदगी की दिशा बदल सकता है।